नमस्कार, मैं हूं रीनू। खबरों के इस दौर में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच इंसानों के हौसले बढ़ाती हैं और उत्साह के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है। जो खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। कमियों का रोना तो सभी रो लेते हैं, लेकिन कम ही हैं जो उन कमियों को दुरुस्त कर लोगों के लिए नजीर बनते हैं। ऐसा ही हुआ है बालोद में, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने काया पलट की नई इबारत गढ़ दी। अनलॉक 1 के दौरान भी प्रवासी मजदूरों का छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला जारी है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों को प्रशासन लक्षण के आधार पर 14 या फिर 28 दिन के लिए गांव के स्कूल में बनाए क्वारंटाइन सेंटर में रख रहा है। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों के द्वारा कुछ विशेष डिमांड या अन्य तरह की शिकायतों को लेकर हो हंगामे तक की खबरें आती रही हैं। लेकिन बालोद के गुंडरदेही ब्लॉक स्थित कोटगांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर दूसरों के लिए मिसाल बने हैं। यहाँ ठहरे प्रवासी मजदूरों ने खस्ताहाल स्कूल का काया पलट कर दिया। स्कूल परिसर में गंदगी और मैदान में उगे खरपतवार का नामो निशान मिटाकर इन लोगों ने स्कूल को चमका दिया है। यही नहीं, गर्मी के दिनों में मुरझाती बागवानी भी फिर से हरी भरी हो गई। प्रवासी मजदूरों की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा है कि स्कूल फिर से आदर्श स्कूल की श्रेणी में खड़ा हो गया है। मजदूरों की इस पहल की अब सराहना हो रही है। हमारे गांव में जो हाई स्कूल में रखी है क्वारंटाइन में, वो मना का कहते अपन बागवानी के से करत थे, साफ सफाई करत थे, कोई प्रकार का मतलब तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा ढंग से हावे मना। और आसपास के जो जैसे मतलब अन्य जगह से जैसे आए थे, मतलब कुछ जगह हम शिकायत सुने मिलते, वैसे टाइप से हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा से ढंग से हावे मन। बहुत अच्छा काम और बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इससे। और ये एक एग्जांपल, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमारे ज़िले में हो रही है, और मेरे ख्याल से हर जगह ये होना चाहिए, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी आएगी, साथ ही उनका जो खाली समय है उसका उपयोग होगा और वो किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और ये हम करेंगे बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। जो बुक्स पढ़ सकता है बुक्स उनको प्रोवाइड करवाएंगे। जो बच्चे खेलने में इंटरेस्ट हैं, यदि खेल की चीज़ें उपलब्ध है तो वो हम दिलवाएंगे। ये सारी चीज़ करेंगे। और अभी हम जो 14 दिन का जो इनका क्वारंटाइन पीरियड है, वहाँ पे वो जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो हम उनको होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। होम क्वारंटाइन में जब 14 कंप्लीट हो जाएगा, 28 दिन उसके हो जाएंगे, तो फिर फ्री रहेगा। तो ये हमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। इस क्वारंटाइन सेंटर में तकरीबन 23 मजदूर तेलंगाना और मुंबई जैसे रेड जोन के अलावा अन्य प्रदेशों से पहुंचे। गांव के हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर का इन लोगों ने हाल देखा तो उसकी शिकायत करने से बेहतर उन्होंने इसे बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाई। सीमित संसाधनों के बीच इन प्रवासी मजदूरों ने पूरे स्कूल का काया पलट कर दिया। काया पलट के काम में लगे प्रवासी मजदूरों की माने तो स्कूल आखिर उनके ही गांव का है और इस स्कूल में उनके भी बच्चे पढ़ाई करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही खाली बैठे 28 दिन का समय भी काटना काफी लंबा था, तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया जिसमें सभी का भला हो। हम तो बम्बई में काम कर रहे हैं, फिर यहाँ तो हम सोचें कि हमारे गांव की स्कूल है, हमारे लोग लेकर भी पढ़ते हैं, आगे चल के भी वो पढ़ी तो साफ सफाई कर लेते हैं। ऐसे टाइप के हम ना लगे हैं, घास वास उग गिरी से, तो हम सोचें कि चलो साफ सफाई कर दिया जाए, बागवानी लगाएं। अब बाद में कि कांटा वाटा सब्जी है तो लोग काट लेते हैं, ऐसे टाइप के लगे हैं। सब बैठ के भी काय करवो ऐसे टाइप के। समझना होगा दुनिया की चाल को, बदलना होगा खुद से अपने हालात को। आज कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों के जज्बे की ये कहानी बयां करती है कि परेशानियों का रोना रोना आसान है और उसे बदलने का मादा कम ही लोगों में होता है। समय आ गया है कि वक्त की बदलती चाल के साथ कदम ताल मिला ली जाए और बदलाव की नई इबारत गढ़ी जाए। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। करीब 2.25 महीने बाद फैक्ट्रियों में मशीनों की आवाज गूंज उठने लगी है। श्रमिकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है, लेकिन उद्योग जगत और फैक्ट्री संचालक दोनों ही मानते हैं कि हालात से उबरने में अभी समय लगेगा। मशीनों से आ रही खड़खड़ की आवाज, वेल्डिंग मशीनों से निकल रहा रोशनी का फव्वारा बता रहा है कि फैक्ट्रियों में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है।
फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उम्मीदों की किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं, जो बता रही हैं कि अब भूख से मरने की नौबत नहीं आई है। पहले बहुत दिक्कत था, खाने उने में बहुत दिक्कत हो रहा था। ये सब अब चालू हुआ है काम, तो अब जाके इससे फायदा होगा। सर परेशानी बहुत दूर हो गई सर, खर्चा वर्चा में कमी हो गई थी सर। काम शुरू हुआ तो पैसे भी आना है, 2 रोटी भी मिलना चालू हो गया सर। इसमें हमें बहुत काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक मैटर से लेकर के सब कुछ, मतलब बहुत काफ़ी परेशानी हुई हम लोगों को 2 महीने झेलने में। चाहे कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक, सभी मानते हैं कोरोना का काल मुश्किल भरा है, लेकिन मशीनों की खड़खड़ाहट में वो अपनी परेशानी जल्द ही भूल जाएंगे और अपने खून पसीने से उम्मीदों की लौ को फिर से जला देंगे। अब अच्छा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा था, लॉकडाउन हो गया था तो अब टाइम भी पास हो रहा है। घर में रहते रहते शरीर भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है। 2 महीने से बंद थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, अब खुल गए तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब घर से बाहर निकले तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बढ़िया महसूस हो रहा है। काम धंधा चल रहा है तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और उसके बाद इंडस्ट्रीज खुली तो उससे सुविधा हुआ, कुछ पैसा भी मिला, और उससे हम लोग जो काम करते हैं उससे हम लोग को बेनिफिट। मशीनें भले ही स्टार्ट हो गई हों, लेकिन इन्हें रफ्तार पकड़वाने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि करीब 2 महीनों के ठहराव से इन फैक्ट्रियों में फाइनेंशियल जंग लग चुका है, जिसे सरकारी ऑयल और लुब्रिकेंट की जरूरत है। काम चालू किए हैं, कच्चा रॉ मटेरियल आना है, काम को चालू करना है, और सरकार से जो प्रोत्साहन मिला है वो अभी हम तक नहीं पहुंचा है। हमारी इंडस्ट्री सक्षम है यहाँ पर एमएसएमई जो सरकार को सप्लाई कर सके, बस सरकार को इनिशिएटिव लेना है कि हमसे सप्लाई करें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नगण्य रखना होगा इनको। 0%, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये फाइनेंस उपलब्ध कराना होगा, तभी हिम्मत कर सकेगा लोग। राज्य सरकार को भी इसमें पहल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को ही रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। उद्योग जगत हो या फैक्ट्री संचालक या फिर झारखंड चैम्बर, सभी ने केंद्र सरकार के चैंपियन पोर्टल को एमएसएमई के लिए अच्छी पहल बताया है। अब जरूरत है इस सिंगल विंडो सिस्टम को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की। फैक्ट्रियों में गूंज भले ही शुरू हो चुकी हो मशीनों के शुरू होने की, लेकिन जमीन पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिनकी बात अभी जो फैक्ट्री संचालक कर रहे थे। और चूंकि फैक्ट्रियों को भी मुस्कुराना है और श्रमिकों को भी, लिहाजा सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। रांची के तुपुदाना से कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अल्मोड़ा में फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों के चेहरे पर रौनक लौटी है। प्रवासी खुद ही अपनी योग्यता के अनुसार पहाड़ी उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। इनके प्रयासों से हर्बल चाय, बिस्किट, जैम, जूस को नया बाजार भी मिल गया है। पहाड़ में जड़ी बूटी सहित हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिसमें हर्बल टी, मसाले, जैम सहित पहाड़ के कई लोकल उत्पाद शामिल हैं। अब आजीविका परियोजना की नजर प्रवासियों पर है, जो इन उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो लोकल उत्पाद है, हम लोगों ने कहीं उसमें 10-15 हमारे उद्योग यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में चल रहे हैं, उनको हम प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके, ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके पैक कर रहे हैं और बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बेचने में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ऐसा काम करने भी लग गए। अभी हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो 50,000, 60,000 इस तक का ऑर्डर भी लेके हमें हमारी सहकारिताओं को दे रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण में ये भी नहीं पता कि कब तक मैदानों में जाकर काम मिलेगा, इससे युवा परेशान हैं। कुछ युवा तो आजीविका परियोजना से जुड़कर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, और एक युवक ने तो एक सप्ताह में ही 10,000 का सामान बेच दिया है और हजारों की डिमांड भी ले ली है। हल्दी, मिर्च, धनिया, अचार, बुरास का जूस और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनकी, जैसे कीवी का जैम, एप्पल का जैम, ये सब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी होम डिलीवरी में। अभी हम करीब 10,000 रुपये का एक हफ्ते के अंदर होम डिलीवरी का ऑर्डर लिया हुआ है, और आपका करीब 50 से 60,000 रुपये का मेरे को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम इसको और बढ़ा लेंगे। अगर आपके पास हुनर है तो रोजगार की कमी नहीं है, और यही कारण है कि अब प्रवासी युवाओं ने पहाड़ में ही ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं पहाड़ी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी।
न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोरोना काल में जब भीड़ भाड़ से लोग बचने लगे हों, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो, तब प्रकृति के करीब, प्रकृति की गोद में रहने का आनंद कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अब इसी लीग पर काम कर रहा है। अब लोगों को क्वारंटीन टूरिज्म की फीलिंग आएगी। कोरोना काल में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। ऐसे में इको टूरिज्म एक नई उम्मीद जगा रहा है। इसे कोरोना काल का क्वारंटीन टूरिज्म कहा जा रहा है, जहां पिकनिक स्पॉट की तरह भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए अब कॉर्बेट के पाखरों में टाइगर सफारी शुरू करने जा रहा है, जहां आपको टाइगर दिखाई देने की गारंटी होगी। पाखरों के क्षेत्र में एक नेचुरल बाड़ा बनाकर टाइगर रखे जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। बस डिपार्टमेंट को इंतजार है इको टूरिज्म की पॉलिसी के फाइनल होने का। इको टूरिज्म अच्छा हो सकता है, और अभी जो चल रहा है उसी के दौरान जो है वो इको टूरिज्म भी काफी ये है। लेकिन एट द सेम टाइम इको टूरिज्म पॉलिसी जो है प्रदेश या देश में अभी फाइनल नहीं हुआ है। एक पॉलिसी क्लियर गाइडलाइन आ जाए ना, उसके बाद उसी लाइन में करना पड़ेगा। इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बाकायदा देवलसारी, पावलगढ़, कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर के लिए जगह देखी जा रही है। मुनस्यारी में ग्रोथ सेंटर को स्वीकृति भी मिल चुकी है। वन विभाग को उम्मीद है कि इसके बाद क्वारंटीन टूरिज्म बूम करेगा। हाँ, इको टूरिज्म का तो पोटेंशियल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आगे बढ़ेगा। क्योंकि इको टूरिज्म भी तो पब्लिक जो बाहर से आकर के ये आएंगे और अपना रेवेन्यू उसी पार्टिकुलर एरिया में जो है वो आएंगे, तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि कोरोना के ही खतरे के चलते इन दिनों नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद किए गए हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि अब पार्क क्षेत्रों में डील देते हुए क्वारंटीन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आगे किया जाना चाहिए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। देश में अनलॉक 1 जारी है। कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए लगाए गए 4 चरणों वाले लॉकडाउन को अब अनलॉक 1 के जरिए धीरे धीरे देश भर से हटाया जा रहा है। जमशेदपुर में एक चित्रकार ने लोगों को अनलॉक 1 के प्रति जागरूक करने के लिए अपनी ब्रश का सहारा लिया है। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। सरकार से लेकर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी तक कोरोना को पछाड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लौह नगरी की युवा चित्रकार सुमन प्रसाद ने कोरोना के खिलाफ जंग की ऐसी ही तस्वीर उकेरी है, जिसमें कोरोना को हराने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम अपनाने का न सिर्फ मंत्र दिया गया है, बल्कि अनलॉक 1 से जुड़े नियम कानून के प्रचार प्रसार की भी पहल की गई है। खुलेंगी बट स्कूल अभी भी बंद रहेगा। तो मेरा एक सोशल मैसेज आप लोग के लिए यही है कि ये नहीं है कि अनलॉक हो रहा है तो आप बाहर निकल जाएं, दोस्तों से मिलने चले जाएं, पिक्चर देखने चले जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अभी भी सावधानी बरतनी है। जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन के टाइम सावधानी बरते थे, उसी तरह आपको अभी भी सावधान रहना है। जैसे मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि लोग शॉपिंग मॉल में गए हैं एंड लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तभी भी पालन करते थे, आपको अभी भी पालन करना है। तो और जिस तरह से मैंने यहाँ पर कोविड को दिखाया है, जो ये तो वैसे वैश्विक महामारी है, इसलिए मैंने इसको एक ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाया और ये खबरें पढ़ के खुश हो रहा है, क्योंकि कोविड ने ही पूरी दुनिया को इस तरह से इस हाल पे लाया, इसलिए वो खुश और हम लोग निराश है। कोरोना महामारी के दौरान घर में रहकर जमशेदपुर की युवा चित्रकार पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री की अपील को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइन में 3 चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने 5वें चरण के लॉकडाउन को अनलॉक 1 बताते हुए धीरे धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है।
वैसे तो अनलॉक 1 की अवधि 1 जून से 30 जून बताई गई है, लेकिन इसकी असल शुरुआत 8 जून से होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल ने लोगों को न जाने कौन कौन से दिन दिखाए। धनबाद में राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके खिलाड़ी के भी अरमान अधूरे रह गए। कोरोना काल में क्या क्या देखना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज रही धनबाद की सोनू खातून को सड़क पर सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। जिस दिन कमाई हुई उस दिन चूल्हा जलता है, वरना भूखे पेट गुजारा करना पड़ता है। साल 2011 में पुणे में राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोनू ने कांस्य पदक जीतकर धमाका किया था। फिर तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिस्पर्धाओं में उसे मेडल मिलते रहे, लेकिन बाद में परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि न सिर्फ तीरंदाज बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना टूटा, बल्कि पढ़ाई लिखाई भी छूट गई। हम लोग गरीब हैं और हमारे घर में पैसा नहीं है। मेरे पापा का ड्यूटी बंद हो गया है, मेरे पापा नहीं काम कर सकते। हम लोग 3 बहन हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम किसी के घर में काम करते थे। और जो सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है? वो सर्टिफिकेट मेरा 2000 हम जब 8 में गए थे खेलने के लिए, 2010-11 में हम नेशनल खेले थे। उसके बाद 2015 को मेरा आर्चरी लास्ट हो गया था। उसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हमारा धनुष टूट गया है, इसलिए हम अब बैठे हुए क्या करेंगे, कोई रोजगार ही नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में काम कर रहे थे। कहाँ कहाँ तक खेले, कौन सा स्टेट खेले या डिस्ट्रिक्ट खेले, क्या क्या किया? हम फर्स्ट नेशनल हम पुणे में खेले, उसके बाद हम त्रिपुरा में भी स्टेट खेले हैं, फिर आपका बोकारो में भी खेले, चाईबासा में खेले, जमशेदपुर में भी खेले। कौन कौन मेडल आपने हासिल किया अभी तक? मेरे पास सर सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा लड़की है, पहले खेल करती थी, और जब इसका धनुष टूट गया तो फिर बेरोजगार हो गया, तो किसी के घर में चौका बर्तन करती थी, क्योंकि हम नहीं सकते हैं काम करने। पहले हम भी काम ही करते थे। पहले बाहर खेलने गई तो गर्व होता था आपको? बहुत गर्व होता था सर। मेरा बेटा नहीं है तो लड़की है, तो लड़की कर रहा है, लेकिन गरीबी ऐसा है जो कि हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कभी किसी विभाग के पास? हाँ किए। कौन अमन बावरी के पास धनबाद भी किए, उससे आगे हम नहीं जाने सके। मेरा पास क्या बोले वो, क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं। क्या हेमंत सरकार के बारे में क्या बोल रहे थे आप अभी? नहीं, उनके पास नहीं किया। क्या मांग करते सरकार से, क्या होना चाहिए? मांग किए थे कि हमको मेरा बच्चा का धनुष भी मिल जाएगा तो कम से कम खेला करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा, लेकिन कंपनी तो हम नहीं रखेगा, उम्र हो गया। आज एक मुकाम हासिल कर आपकी बेटी फिर से सब्जी बेच रही है, तो आप गरीब। इस लाचार मां के हालात को देखकर भी सरकार खिलाड़ियों को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रही। सरकार के तरफ से आश्वासन तो मिलता है, पर आश्वासन भी सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाता है। सरकारी आश्वासन और उपेक्षा के शिकार खिलाड़ी की मां भी झारखंड के पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी से भी मिली थी। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था और कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी सोनू के घर वालों ने भेंट की, लेकिन सभी से झूठे आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया। लॉकडाउन के चलते इनके पिता का भी रोजगार बंद हो गया और मजबूर तीरंदाज अपने हालात पर ऐसे आंसू बहा रहा है। जरूरत सरकारों को सोचने की है कि अगर मदद मिलती तो सोनू बड़ी तीरंदाज बनकर देश का नाम रोशन कर रही होती। सड़क किनारे उसे यूं सब्जी नहीं बेचना पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में अगर सफर करते हैं तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्कता खत्म तो सुरक्षा भी खत्म है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो परेशान करने लायक हैं। आप खुद देखिए। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ छूट दी गई है ताकि जिंदगी पटरी पर सही तरीके से उतर सके। सार्वजनिक परिवहनों को भी इसके लिए इजाजत दी गई है। बसें चलने लगी हैं और लोग यात्रा भी करने लगे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग नियम को खुलेआम तोड़ रहे हैं। पटना से जो तस्वीरें आई है वो चौंकाने वाली है। हालात ये है कि सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर सवारियों को बसों में भर भर कर बिठाया जा रहा है। आलम यह है कि सवारी बसों के छतों पर भी बैठे हुए दिख रहे हैं।
अभी आप देखिए एक तस्वीर आपको सबसे पहले हम दिखाएं। ये पटना बाईपास का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बस है और इसमें किस तरह से जो पैसेंजर्स है उनको बिठाया गया है। गाइडलाइन जो दी गई है परिवहन विभाग की तरफ से कि कोई किसी भी बस में एक सीट पर एक लोग को बिठाया जाएगा। और तस्वीर आप देखिए यहाँ पर सीट तो छोड़ दीजिए, बस के ऊपर भी आदमी यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि पटना के अलावे अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं दिखी। पूर्णिया बस स्टैंड पर बसों की साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या काफी कम है, जो बस मालिकों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस महामारी से लोगों में भय पैदा हुई है, जिसके कारण अभी वो खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। साथ ही सरकार की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह भी अभी अच्छे ढंग से कार्य में है नहीं। नवादा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा बहाल कर दी गई है। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से यात्री खुश दिखे, वहीं व्यवस्था भी संतुष्ट करने जैसा दिखा। इस तरह से तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहना चाहिए। जब तक कोरोना का इन्फेक्शन है 1-2 साल वर्षों तक, तब तक हम लोगों को इसी तरह से जाना चाहिए, आना चाहिए। मेरा हाथ टूट गया था और लॉकडाउन की वजह से हम इलाज नहीं करा पा रहे थे। गाड़ी की परमिशन नहीं मिल पा रही थी, जाने में प्रॉब्लम था। अब गाड़ी चलने से हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा पा रहे हैं। ज़रूरी काम के लिए लोग निकल ही रहे हैं, और अगर सरकार इस चीज़ को, परिवहन विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ये रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको सफ़र करनी चाहिए। सर समस्या तो अभी ऐसे कुछ अभी पता नहीं चल रहा, चलना पड़ रहा है। अब चलेंगे तब पता चलेगा। अभी इतना पैसेंजर में गाड़ी का डीजल भी नहीं आ पाएगा, तो दिन भर चलने के बाद पता चलेगा कि और कितना नुकसान होगा या इसमें बचेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और नियम पालन कोरोना से बचने का जीवन का मंत्र है। जरूरी है इसे पालन कर जरूरी यात्रा करें, ताकि वायरस पर विजय पाने में थोड़ी मदद मिल सके। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, पूर्णिया से राजेंद्र पाठक के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। गर्मी की दस्तक देते ही उपराजधानी दुमका में पेयजल संकट गहराने लगा है। पहाड़ पर बसे गांव की स्थिति काफी भयावह है और इसकी एक बानी देखने को मिली शिकारीपाड़ा प्रखंड के चितान टोला में। यहां के लोग बरसाती नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दुमका में शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है सिमानीजोर पंचायत का चितान टोला। पहाड़ पर बसे इस गांव में संथाल समुदाय के लोगों के 15 घरों की बस्ती है। यहां के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बरसाती नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 5 साल पहले यहां 2 चापानल लगाए गए थे। उम्मीद थी कि अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 साल पहले दोनों चापानल खराब हो गए। ऐसे में जंगली जानवरों के खतरे से जूझते हुए लोग जंगल से पानी लाते हैं। आलम यह है कि एक ही जल स्रोत से इंसान और जानवर दोनों पानी पीते हैं। चापाकल तो है 2 ठो खराब है। कब से खराब? 2 साल से। तो कैसे पानी लाते हैं? दरिया से पानी लाते हैं। कितना कष्ट होता है? कष्ट था, पहाड़ है, जंगल है। हम लोग यहाँ पानी का बहुत कष्ट है और यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी में है जरिया। पहाड़ के बीच में रोड भी बहुत पत्थर है और हम लोग तो बाहर काम करने जाएंगे तो, लेकिन महिला लोग यहाँ नहीं ले जा सकते हैं पानी तो। जब जिले के उपायुक्त को न्यूज 18 के जरिए लोगों की परेशानी की जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों खराब चापानल की तुरंत मरम्मती के साथ स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। अगर चापानल है तो हो सकता है डैमेज्ड है, इस वजह से लोग बाहर जा कर के पानी ले रहे हैं, तो उसका रिपेयर तुरंत किया जा सकता है। और यदि चापानल नहीं है तो वहाँ पे एक डिपोरिंग का योजना भी लिया जा सकता है। इन लोगों का दिनचर्या जो है सो पेयजल की तलाश में शुरू होती है। ज्यों ज्यों गर्मी और बढ़ेगी यह भी जल सूखता जाएगा। देखिए चारों ओर घने जंगल हैं, पहाड़ पर यह टोला बसा हुआ है। अकेले कोई भी महिला हो या पुरुष यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जंगली जानवर का भी खतरा है। लाख खतरा को झेलते हुए इन लोग यहाँ का गंदा पानी पीने को विवश है। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर यह ग्रामीणों की यह दशा है तो यह
राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो इनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।